जय हिंद दोस्तों। एसटीटी 2026 आ चुका है, जिसका फॉर्म 17 अगस्त से भराएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसटीटी 2026 का एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या है। यानी यह वीडियो देखने के बाद आपको एसटीटी 2026 से संबंधित दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वालों का क्या है, यानी सारा चीज इस वीडियो को आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लीजिए, आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम शुरू करते हैं। एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर 1 9-10 के लिए होता है और पेपर 2 11-12 के लिए होता है। यानी 9-10 में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसमें एग्जाम होगा आपका हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसके साथ में एग्जाम होगा शारीरिक शिक्षक के लिए और संगीत विषय के लिए, ललित कला के लिए और नृत्य विषय के लिए। यानी यहाँ पर 12 है और उधर हमारे सामने कितने हो रहे हैं, 3 1 4, यानी टोटल 16 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा पेपर 1 में। ठीक, अब इसके लिए आगे देखते हैं। ये हमारे सामने पेपर 1 के लिए, जैसे आर्ट्स के लिए कैसा क्वालिफिकेशन चाहिए, साइंस के लिए कैसा क्वालिफिकेशन चाहिए, ये बातें जान लेते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथ ऑनर्स चाहिए या मैथ अगर सब्सिडरी में है तो भी चलेगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर गणित के साथ में आपको फिजिक्स चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए स्नातक स्तर पर। कोई भी 2 सब्जेक्ट रहेगा, 2 विषय स्नातक स्तर पर, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। यानी अगर कोई बीसीए किया है तो कंप्यूटर साइंस के लिए माना जाएगा उसको। उसी तरीके से विज्ञान के लिए है कि स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी और रसायन शास्त्र विषय में इंजीनियरिंग कोई किया है तो स्नातक स्तर पर यानी इंजीनियरिंग में विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके साथ में बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। इस तरीके से होना चाहिए, आपको पढ़ा होना चाहिए। यानी अगर साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी ये सब पढ़ा होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या आपके कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेचीदा मामला होता है वो सामाजिक विज्ञान में होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। देखिए क्या क्या है। स्नातक स्तर पर सहायक विषय हो या प्रतिष्ठा हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं है खाली ऑनर्स से होना चाहिए। अगर आप सब्सिडरी भी लिए हुए हैं तो हो जाएगा। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। यानी जो मेन 4 होता है सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना आवश्यक है। यानी 4 गो में कोई 2 गो आवश्यक हो पास होना स्नातक स्तर पर, लेकिन इन 4 में 2 गो में से 1 गो हर हाल में होना ही चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ऐसा नहीं केवल आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से पास हैं तो आप फॉर्म भर देंगे, नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर हाल में होना ही चाहिए, इन दोनों में से कोई 1 गो। ठीक, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री को विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। यानी अगर कोई एंशिएंट हिस्ट्री से भी पढ़ा है तो उसको हिस्ट्री के बराबर मान लिया जाएगा। भाषा वाला बात जान लीजिए। अगर कोई माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित यानी कोई भी भाषा हो, हिस्ट्री, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स हो या आनुषांगिक यानी सब्सिडियरी हो,
विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी अगर हिंदी सब्सिडरी में है, देखिए हिंदी होता है 2 लेवल का ग्रेजुएशन में, एक होता है MIL, एक होता है सब्सिडियरी। अगर कोई MIL में हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है तो वह वैलिड नहीं है। अगर सब्सिडियरी में लिया हुआ है तो वैलिड है। अगर ऑनर्स है हिस्ट्री से, लेकिन अगर सब्सिडियरी में हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, तो वे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अपने जो भी सब्जेक्ट है सब्सिडियरी में, उससे फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, ऑनर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब्सिडियरी और आपका MIL में अंतर को समझिएगा। MIL वाले नहीं भरेंगे, नहीं तो MIL तो सब लोग पढ़ता है, सब लोग हिंदी इंग्लिश लिया रहता है MIL में, लेकिन नहीं, सब्सिडियरी वाली बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। एक विशेष विद्यालय अध्यापक होता है। विशेष विद्यालय अध्यापक का मतलब वे लोग होते हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो जनरल बीएड होता है, एक बीएड होता है स्पेशल बीएड। तो जो लोग स्पेशल बीएड किए हुए हैं वे लोगों के लिए यह है विशेष विद्यालय अध्यापक। जो लोग स्पेशल बीएड किए हुए हैं उन लोगों के लिए है। एक और मैं बात बता दूं कि संगीत के लिए, ललित कला के लिए और नृत्य के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए, केवल ऑनर्स लेवल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है बीएड, बस केवल आपको संगीत से ऑनर्स चाहिए, चाहे ललित कला से ऑनर्स चाहिए या नृत्य से ऑनर्स चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे ऑनर्स रहेगा, फॉर्म भर देंगे। शारीरिक शिक्षक के लिए होता है BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वे लोग वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसमें तो भाई ये चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन साथ में बीएड चाहिए, उसमें बीएड नहीं चाहिए, इसलिए उसकी नंबरिंग अलग हो रही हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने होता है +2 के लिए, जान लेते हैं। हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी भी। देखिए भोजपुरी को लोग हल्का में ले लेते हैं। पाली, प्राकृत, गणित, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ हमारे सामने जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी इतना सारा सब्जेक्ट है, 25 गो सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से आप MA किए हैं वह सब्जेक्ट चाहिए और साथ में बीएड चाहिए। ठीक, यानी इन सब्जेक्टों से आप MA किए हुए हो, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से MA चाहिए। जूलॉजी तो जूलॉजी से MA, बोटनी तो बोटनी से MA, हिस्ट्री तो हिस्ट्री से MA, हिंदी तो हिंदी से MA, बस, और साथ में बीएड चाहिए। इसके अलावा जान लेते हैं वाणिज्य, यानी हमारा कॉमर्स वाले लोग के लिए भी है, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में भी बीएड नहीं चाहिए। कंप्यूटर साइंस को यह है, और इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पर लगाया हूँ, इसको खूब बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए MCA चाहिए, इसमें बीएड नहीं चाहिए। कंप्यूटर के लिए MCA चाहिए। MCA अगर नहीं है तो फिर आपको बीटेक किसी में हो, बीटेक किसी में हो, साथ में PGDCA। अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से है तो आप लोग कंप्यूटर 11-12 बन सकते हैं, या MA किसी से भी हो, MA हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी चीज से MA हो और साथ में PGDCA हो, तब भी आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वही MA चाहिए आपको, कॉमर्स से MCOM। आगे बढ़ेंगे, कृषि वाला भी है, संगीत का भी है। और अब जानेंगे हम कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा। जो हमारे फॉर्म है, ये फॉर्म भराएगा 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, यानी 17 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक फॉर्म को भराएगा। जो फॉर्म का जो वेबसाइट है, यानी कहाँ फॉर्म भराएगा, उसका है STET registration.cbrt.co.in। देख लीजिए, इसी वेबसाइट से फॉर्म भराएगा, STET registration.cbrt.co.in पर। पैसा कितना लगेगा, अगर एक पेपर फॉर्म भरते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो 960 रुपया लगेगा। जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए, BC के लिए और EBC के लिए, यानी सभी के लिए लगभग 960। अगर दोनों पेपर भर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, तो 1440 रुपया। अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या दिव्यांग है,
देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग, इन तीन कंडीशन में एक पेपर के लिए 760 रुपया लगेगा और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया लगेगा। जो यह छूट है केवल बिहार के निवासियों के लिए छूट है। अदर स्टेट वाले जनरल में जाएंगे और जनरल का पेमेंट कटवाएंगे। ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, देख लीजिए, बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला पुरुष अभ्यर्थी की छूट संबंधित गणना सामान्य के रूप में होगा। ऐसा मत समझिएगा कि हम बाहर के महिला हैं तो यहाँ के महिला बन के और आरक्षण का लाभ ले लें, चाहे किसी छूट का लाभ ले लें। आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अदर स्टेट के हैं तो आप सामान्य में काउंट होंगे, ऊपर वाले में काउंट होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा ये जान लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जन्म तिथि के लिए, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसी तरीके से अगर आप पेपर 2 भर रहे हैं तो आपको एमए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर बाई कोई आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं तो वो लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अगर अन्य कोई शैक्षणिक है तो वो लगेगा। ये बीएक्री लिख दिया गया है, यानी बीएड वाला है। ठीक है ना, बीएड वाला है, चाहे इंटीग्रेटेड हो चाहे बीएड हो, उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, बीएड का भी। ऐसा नहीं कि आप बीएड का मार्कशीट नहीं है तो काम चल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि बिहार के निवासी हैं तो ये कैसे होगा सही थी, तो इसलिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो ही तो छूट मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति को, यानी छूट मिलेगा। अगर आप ईबीसी हैं चाहे बीसी हैं तो नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, बीसी हो या ईबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर आपको चाहिए इसके लिए। ठीक, अगर कोई भी अगर महिला है, अगर शादीशुदा महिला है तो उन लोगों को मैं बता दूं, जाति बनवाइएगा, चाहे अपना आय चाहे निवास कुछ भी बनवाइएगा, अपने पिता के नाम का बनवाइएगा, पति का नाम का नहीं। ऐसा नहीं कि मैं शादी हो गया है, मैं ससुराल चली गई हूँ, अब वहाँ रहती हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा। वहाँ रहने से कुछ नहीं होने वाला है आपको। आपका जो आरक्षण का लाभ है वो पिता के हिसाब से मिलेगा। जो शादी व्यवस्था है हम लोग ना अपने हिसाब से करते हैं शादी, कि अपने जाति में करेंगे, चाहे अपने यहाँ अपने घर में करेंगे, चाहे अपने राज्य में करेंगे। ऐसे तो संविधान के हिसाब से कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है। इसीलिए पिता के हिसाब से, यानी पिता से डिसाइड होगा आप किस जाति के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए कुछ भी बनवाइएगा वो पिता के नाम का बनवाइएगा। फॉर्म भी भरते समय आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर पिता का नाम दीजिएगा, हस्बैंड का नाम नहीं दीजिएगा। बहुत से लोग गलती कर देते हैं और बाद में घूमते फिरते रहते हैं, ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, मतलब परेशान रहते हैं पिता अपना हस्बैंड का नाम डाल करके। बहुत से हस्बैंड भी होते हैं शादीशुदा हो जाने के बाद थोड़ा अधिकार जमाने लगते हैं कि नहीं भाई यहाँ नहीं डलाएगा, हस्बैंड का नाम डालो। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कोई भी फॉर्म भरते समय आप अपने फादर का नाम डालिएगा, हस्बैंड का नाम बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये हो गया। ठीक, उसके अलावा आपको अपना अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना होगा, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसका आयु में छूट चाहिए तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। जो फोटो लगेगा इसके अंदर, फोटो कैसे लगेगा देख लीजिए। रंगीन फोटोग्राफ, सफेद चाहिए बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है वो सफेद चाहिए या हल्का रंग का चाहिए, यानी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कलर नहीं चाहिए, एकदम हल्का कलर, नहीं तो व्हाइट चाहिए बैकग्राउंड। ठीक, फोटो खिंचवाते समय टोपी नहीं पहनना है, ठीक है ना, या कोई सर पर कपड़ा या काला चश्मा ये सब नहीं पहनना है। ठीक है, आपका कान दिखते रहना चाहिए बढ़िया तरीके से, आपका आंख दिखते रहना चाहिए बढ़िया तरीके से, इस तरीके से फोटो खिंचवाना है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, यानी मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड सभी का मार्कशीट, सभी का सर्टिफिकेट, निवास, जाति, अगर बीसी है या ईबीसी है तो नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की कोई चर्चा नहीं है, ये मैं बात बता दे रहा हूं। ईडब्ल्यूएस की इसमें आवश्यकता नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में काउंट होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये है एग्जाम पैटर्न। अब हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का होगा।
एग्जाम होगा 150 नंबर का, जिसमें 100 नंबर का होगा आपके सब्जेक्ट से और 50 नंबर होगा शिक्षण कला और अन्य दक्षता, यानी कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इस तरीके से रहेगा। उसमें 5-7 गो रीजनिंग रहेगा, 4-5 गो मैथ रहेगा, यानी 10 से 12 रीजनिंग और मैथ रहते हैं। बाकी शिक्षण कला रहती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। थोड़ी सी उसमें कॉमन जानकारी रह जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत, साइंस की, मतलब कॉमन जानकारी। ये रहेंगे 50 नंबर। जो ये 100 नंबर है आपके सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट से 100 नंबर रहेगा। ठीक है, यह एग्जाम बहुविकल्पीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये ध्यान लीजिएगा। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहता है। ठीक, अब जान लीजिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यह जो एग्जाम होगा वह कंप्यूटर से होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो जब कंप्यूटर से होगा इसका मतलब क्या है, वह कई पाली में एग्जाम होगा। डेली फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, डेली 2 शिफ्ट एग्जाम होगा और कई दिन चलता रहेगा। तब होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के तहत अगर आप गलती ज़्यादा करते हैं तो आपका मार्क्स घटने का चांस होता है। वही सारी यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर बाई चांस आपका पासिंग मार्क्स है 75 नंबर, आपका नंबर आ रहा है 74.90, तो ऐसा मत समझिएगा कि 74.90 75 के बराबर ही तो होता है, चलो मान लेते हैं 75 पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक 75 नहीं आएगा, 74.99 आएगा, तब भी आप फेल कहे जाएंगे। बिना 75 आए आप पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और 150 नंबर का एग्जाम है और 150 मिनट समय मिलेगा, यानी 2.5 घंटा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनाना है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। कंप्यूटर से एग्जाम होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर ज़्यादा गलती करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करते समय आपका मार्क्स घट सकता है थोड़ा बहुत। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं हैं उसके तहत मार्क्स आपका घट सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गलत उत्तर देने हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। इसीलिए ज्यादा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे पासिंग मार्क्स कैसे रहेगा। अगर आप सामान्य हैं तो 50% यानी 75 नंबर लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप बीसी हैं तो बीसी है तो आपको 45.5% यानी 68.25 लाना ही लाना होगा। 68 लाइएगा नहीं वैलिड होगा, 68.25 ही आना चाहिए या उससे ऊपर 69 आना चाहिए, चाहे 68.3 आ जाए, यानी उससे ज़्यादा। दशमलव का बहुत वैल्यू है, इसलिए दशमलव को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी के लिए 42.5% यानी 63.75 नंबर लाना चाहिए, यानी 64 नंबर। अगर आप SC ST हैं तो 60 नंबर यानी 40%। अगर दिव्यांग है तो 40%, 60 नंबर। अगर आप महिला कोई भी हैं लेकिन बिहार की महिला हैं तो 40%, 60 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये जो महिला है 60 नंबर है, यह केवल बिहार के महिलाओं के लिए है, अदर स्टेट के महिलाओं के लिए नहीं है। अदर स्टेट की महिला 75 नंबर लेकर के आएगी तो ही पास होगी, अन्यथा पास नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के तहत दावा नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पासिंग मार्क्स हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय EWS वाले ध्यान देंगे कि ऑप्शन में EWS नहीं आएगा, तो आपको जनरल भरना है। ये मत समझिएगा कि हम तो भाई EWS हैं, इसमें EWS ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तो चलो EBC भर देते हैं। इसके लिए विभाग ने चताया है कि आप ऐसे गलती नहीं करेंगे कि EBC नहीं भरेंगे, आपको जनरल भरना है। क्योंकि ना EWS से ना आपको पासिंग मार्क्स में छूट है, EWS से ना आपको पैसा में छूट है, कोई सी में छूट है नहीं। इसीलिए EWS की कोई आवश्यकता इस फॉर्म में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक। अब चलते हैं सिलेबस, आपको बताता हूँ। सिलेबस के लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल पर चलाना है। यह मेरा चैनल है। इस चैनल पर आकर के यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोर, मोर पर क्लिक करेंगे। जैसा ही मोर पर क्लिक करेंगे, जाएंगे नीचे, नीचे जाने पर लिखा हुआ यहाँ पर टेलीग्राम। इस टेलीग्राम वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। उस टेलीग्राम जो मेरा अथी है, मेरा ग्रुप है जो मेरा, उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जितना ये सिलेबस है, जितने पेपर 1 पेपर 2 सभी का PDF मैं वहाँ पे डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस देख करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास सिलेबस सारा रखा हुआ है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिएगा अगर किसी को इच्छा कर रहा है यहाँ कैसे किसका खोल दूँ, चलिए भोजपुरी का ही खोल देता हूँ। भोजपुरी वाला खुल गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिलेबस है, भोजपुरी का सिलेबस है, 100 मार्क्स है, या 2023 का है, तो सिलेबस STET का चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है सिलेबस में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सारा चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक। तो उसी तरीके से हमारे सामने सभी सब्जेक्ट का है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का है, सभी सब्जेक्ट का है। मैं सभी सब्जेक्टों का लगभग 40 गो है सब्जेक्ट, 40 सब्जेक्ट का PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप लोग देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको यह पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी जानकारी लगी होगी या कुछ और जानकारी रह गया होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।